रात के करीब 10 बज रहे थे और बाहर जोरों की बिजली और बारिश हो रही थी। राजेश और रानी के गांव जा रहे थे कार से। क्या अभी इस वक्त जाना जरूरी है तुम्हारा घर? कल किसी और वक्त जा सकते हैं नहीं क्या? देखो मौसम अच्छा नहीं है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। हाँ, बहुत जोरों की बारिश हो रही है, पर मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए एक रिश्ता देखे हैं, मुझे जल्द से जल्द जाकर उन्हें तुमसे मिलवाना होगा। तुम्हें पता है मेरे पिताजी गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कह दिया, फिर वो अपनी जुबान वापस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलो फिर वही करते हैं, पर ऐसा देखकर लग रहा है कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो कार से जाने लगे। पूरे गांव के सड़क पानी के नीचे चला गया था। सड़क कहीं पे दिख ही नहीं रहा था कहाँ है। पूरा सड़क पानी के नीचे चला गया है। मुझे लगता है गाड़ी अब आगे नहीं जा पाएगी। कैसे भी करके हम तो गांव के बाहर आ चुके हैं, पर हम दूसरे गांव के अंदर कैसे जाएं? बेहतर होगा अगर हम वापस चले गए तो। वैसे अगर कोई दूसरा रास्ता है गांव के अंदर घुसने के लिए तो बताओ। एक दूसरा रास्ता तो है, पर दूसरा रास्ता है? फिर चलो हम उसी रास्ते से चलते हैं। मेरा मतलब जो सड़क है वो सड़क सही नहीं है। ऐसा तक कि कार उस सड़क से नहीं जा सकती, हमें पैदल जाना होगा। चलो वापस चलते हैं, कल सुबह आएंगे फिर से। अरे कार नहीं जा सकती है तो हम पैदल चले जाएंगे, गांव बहुत करीब है। चलो गाड़ी यहीं कहीं लगा देते हैं, फिर इसी रास्ते से चलते हैं। हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ तक, फिर वापस जाएंगे क्या? ठीक है, फिर चलो इसी रास्ते से चलते हैं। वो अंधेरे में गाड़ी को पार्क कर दिए और पैदल चलने लगे अपने घर की तरफ, दूसरे रास्ते से होकर। अचानक से गांव के अंत के एक पुराने घर से बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगी। इस वक्त कौन है वहाँ? कैसी आवाजें आ रही हैं? चलो जाकर देखते हैं। हमें क्या मतलब है? कोई जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। हर बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर कोई तो है, उनसे छतरी मांग के हम जा सकते हैं। राजेश और रानी दोनों उस पुरानी हवेली में गए जहाँ से आवाजें आ रही थी। जब वो करीब गए तो देखा एक जादूगरनी वहाँ पे है। वो एक पुराने ताबूत के सामने में बैठी हुई थी। एक बहुत बड़ा भयानक रंगोली बना हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ते वक्त वो एक काली मुर्गी को भेंट चढ़ाई। ये सारी चीजें देखकर रानी और राजेश दोनों चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। वो उस रास्ते से जाना चाहते थे, पर अचानक रानी का फोन बज उठा। इसी के साथ जादूगरनी जो काला जादू कर रही थी, मंत्र पढ़ के राजेश और रानी को देखा। डर के मारे राजेश और रानी वहां से भाग निकले। पिताजी ने फोन किया था। पिताजी ने रानी का फोन उठाकर बोला, कितने दूर में हो और कितना टाइम लगेगा घर आने में? हाँ, हम बहुत पास आ चुके हैं पिताजी, और बस 10 मिनट लगेंगे। ये कहकर रानी ने फोन रख दिया। वहाँ से वो पैदल घर की तरफ जाने लगे, पर तभी भी रानी को काफी डर लग रहा था जादूगरनी के बारे में सोचकर। उस वक्त राजेश ने देखा। अरे तुम अभी भी डर रही हो? घर पहुँचने वाले हैं हम तो। वो बात नहीं है, बुजुर्ग जादूगरनी ने हमें देख लिया, उसका डर लग रहा है। अरे तुम इतना क्यों डर रही हो? वो है ही कौन? वो हमारे घर में ही बचपन से रहती थी। उनकी शादी के बाद उनकी पति की मृत्यु हो गई। उनके 2 बच्चे थे। तभी से वो अजीब सी बर्ताव करने लगी। वो बीच रात में कब्रिस्तान जाया करती थी और कुछ काला जादू करती थी। उनके पति के गुजरने के कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे भी गायब हो गए। सबको लगने लगा कि उन्होंने मार दिया काला जादू करके। सब कहते थे कि वो आत्मा से बातें करती थी। इसी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। लगता है गांव में सारे लोग छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। पर हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे पिताजी ने मान भी लिया हमारे रिश्ते को, लेकिन तुम डर रही हो, चलो हम वापस चलते हैं, कल सुबह आएंगे। बस तुम डरो नहीं। फिर घर पहुँच के राजेश दूसरे कमरे में जाके सो गया। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। राजेश आवाज सुनकर उठकर बैठ गया। अरे किस तरह की आवाजें आ रही है बाहर से? वो खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा कि ऐसी कौन सी आवाज है। फिर वो घर से बाहर निकलकर देखने के लिए गया कि बाहर कौन है। जब वो बाहर जा रहा था देखने के लिए, उसी वक्त किसी ने बुलाया, राजेश, राजेश इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। किसी ने पीछे से बोला।
ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे बुला रहा हो? उसके बारे में सोचकर वो झाड़ियों की तरफ चला गया। सुबह उठकर रानी राजेश को ढूंढने लगी। वो उसे कहीं भी नहीं मिला। बहुत हैरान थी रानी ये सोचकर। तभी एक आदमी आकर बोला, एक लड़के का शव मिला है गांव के अंत के कब्रिस्तान के पास। उसका सर, धड़, पैर, हाथ सब कटे हुए हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, जरूर वही बुजुर्ग जादूगरनी का काम है, उसी ने मारा होगा। ये कहकर वो कुछ आदमियों के साथ उस पुरानी हवेली में गया। वहां जाकर देखा कि वो बुजुर्ग जादूगरनी वहां पर नहीं थी। वीर जाकर उस जादूगरनी के सामान को इधर उधर फेंक दिया और पुराने ताबूत को भी तहस नहस कर दिया। तुरंत एक सड़ा हुआ शब्द उस ताबूत से निकल आया। मैं 4 साल से इंतजार में था इस गांव के लोगों को खाने के लिए, पर उस बुजुर्ग जादूगरनी ने मुझे बाहर निकलने से रोक रखा था अपने काले जादू से। बहुत जमाने हो गए हैं इंसानों के मीट खाए हुए। बहुत साल पहले मैंने उस जादूगरनी के बच्चों को खा लिया था और इतने सालों बाद फिर मुझे मौका मिला है। ये कहकर उस शव ने वीर के गले को दबोच लिया और उसका खून पी गया। वो बुजुर्ग जादूगरनी रानी के पास आकर बोली, तुम एक लड़के से शादी करना चाहती हो जो कि तुम्हारे कुल से नहीं है। रात के वक्त तुम्हारे पिताजी ने उस लड़के को घर से बाहर निकाल दिया और उसे मार दिया। मैंने ये देखा। वो चाहते थे कि मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगे और मुझे भी मार दे। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर और रहे तो काफी खतरनाक हो सकता है। मेरे पति की आत्मा कभी भी आ सकती है यहाँ। चलो इस गांव से निकल जाते हैं, जल्दी चलो। क्या तुम्हारे पति शैतान है? हाँ, वो मृत्यु के बाद एक शैतान बन गए। फिर वो मेरे बच्चों को भी मार दिया। इसीलिए मैं इतने दिनों तक काला जादू करते रहती थी ताकि वो ताबूत से ना निकल पाए, पर अब वो निकल चुके हैं। फिर वो रानी को लेकर वहां से चली गई। इसी तरह ताबूत से भयानक शैतान निकल आते थे। तभी वो बुजुर्ग जादूगरनी उन सभी को ताबूत के अंदर कैद करके रखती थी अपने काले जादू से। नितिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और कब्रिस्तान के करीब एक किराए के घर में रहता था जो कि उसके ऑफिस से भी बहुत पास था। एक दिन ऑफिस से बहुत ज्यादा थक के वो घर लौटा। नौकरी करने के साथ बहुत सारी चीजें करने की हमारे मन में ख्वाहिश होती है, पर नौकरी करते वक्त और कुछ काम हो ही नहीं पाता। ये नौकरी बकवास चीज है। बिल्कुल उसी वक्त शीशे के अंदर से 2 शैतान निकल आए और नितिन को उठाकर ले गए कब्रिस्तान के पास और वहां छोड़ दिए। वहां पर सुबह तक सोते रहे। जब वो नींद से जागा, उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में नहीं है। उसने देखा कि वो कब्रिस्तान के पास लेटा है। नितिन ये सारी चीजें देखकर काफी चौंक गया जब उसने आसपास में कब्रों को देखा। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आया? हो सकता है मुझे नींद में चलने की बीमारी हो, पर मैं कब्रिस्तान सोने के लिए क्यों आऊंगा? पता नहीं। ये सोचते सोचते वो अपने घर वापस गया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के काम के बाद जब वो घर लौटा तो सोचने लगा, यही बेहतर होगा कि अब मैं अपने हाथों को बिछावन के साथ बांध के रात में सोऊं। इसीलिए उसने एक रस्सी लिया और अपने हाथों को सोने से पहले बिस्तर के साथ बांध लिया। साथ ही एक कैमरे को अपने हाथ के पास रखा। फिर 2 शैतान आए ठीक उसी वक्त और उसके बिस्तर के साथ हवा में उड़ाते हुए नितिन को कब्रिस्तान ले गए। नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। नींद से जगने के बाद नितिन सोचने लगा, हे भगवान, आज मैं फिर यहाँ पर आ गया हूँ, वो भी अपने बिस्तर के साथ। इसका मतलब कोई मुझे जानबूझकर यहाँ ला रहा है। अभी तुरंत मुझे घर वापस जाना चाहिए और कैमरे में देखना चाहिए। नितिन दौड़ते हुए घर पहुंचा। वहां जाकर वो देखता है कैमरा बंद पड़ा हुआ है। वो देखकर उसकी आधी जान निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर के अंदर कौन आया था। वो अपने बंद पड़े हुए कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाला, पर देखा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये मेमोरी कार्ड ठीक है। अगर मैं देखूं इस चिप में क्या रिकॉर्ड हुआ है तो मुझे समझ में आएगा। फिर उसने उस चिप को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और वीडियो जो भी रिकॉर्ड हुआ था देखने लगा। उस वीडियो में उसने देखा एक लड़की और एक लड़का आया और नितिन को बिस्तर के साथ उठा ले गया। ये देखकर कुछ देर के लिए नितिन का दिल धड़कना मानो बंद हो गया। ये काफी डरावनी बात थी उसके लिए। इसका मतलब ये दोनों मिलके मुझे कब्रिस्तान ले जा रहे थे। ये कौन है और मुझे वहां क्यों ले जा रहे थे? आज मुझे किसी हालत में उन्हें पकड़ना होगा। उस दिन वो ऑफिस से लौटकर ऐसा दिखावा किया जैसे मानो कि वो बिस्तर पे सो गया हो। कुछ देर के बाद वो दोनों शीशे के अंदर से निकल आए। नितिन काफी डर गया। अचानक से वो उठकर बैठ गया। कौन हो तुम लोग और ऐसा क्यों कर रहे हो?
हम लेबर हैं जिसने इस मकान को बनाया था। इस घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान मेरे पति की मृत्यु हो गई इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से। घर के जो मालिक थे उन्होंने इस बात को यहीं दबा दिया ताकि ये बात बाहर ना निकले और उन्हें इसके लिए हर्जाई ना भरना पड़े। उन्होंने मुझे भी मार दिया और एक ही दीवार पर हम दोनों की डेड बॉडी को दफना दिया ताकि किसी को पता ना चले। इसीलिए जो भी इस घर में रहता है हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं ताकि वो ये घर छोड़ दे और मालिक का व्यापार ना चले। मैंने ये सब बिना जान के ही घर लीज पर ले लिया है। मेरे बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे अगर मैंने ये छोड़ दिया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि दूसरा घर ले सकूं। प्लीज मुझे छोड़ दो। हमें ये सब कुछ नहीं पता। हम घर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपना बदला मालिक से न ले ले। अब बदला तो तुम मालिक को मार के ही ले पाओगे। हम उस दिन के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। हम ये घर नहीं छोड़ सकते हैं और वो मालिक इस घर में आ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हम इंतजार में हैं। ठीक है, मालिक को मैं यहाँ ले आऊंगा। उसने मालिक को फोन लगाया। कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। फिर उन्होंने फोन रख दिया। दूसरे दिन वो मालिक घर पर आए पर घर पे कोई नहीं था। तुमने कहा था तुम्हारे घर में फंक्शन है पर यहाँ तो कोई नहीं है। इस बीच वो दो शैतान शीशे से बाहर निकल आए। जब तक मालिक वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, शैतान मालिक को पकड़ लिए और दीवार पर कैद कर लिया। फिर वो शैतान वहां कभी नहीं आए और इस तरह नितिन वहां खुशी खुशी रहने लगा।